अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ माहम साहिद और मैं हूँ आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं, नवाज शरीफ से उनके अहले खाना आज कोट लखपत जेल में मुलाकात कर रहे हैं। ईद की छुट्टियों के बायस जुमेरात को नवाज शरीफ से किसी की मुलाकात नहीं हो सकी थी। इस वक्त जेल के बाहर क्या सूरत हाल है, जानेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से उनके अहले खाना की मुलाकात का दिन है और अपने वालिद से मुलाकात के लिए मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच चुकी हैं। उनके साथ कैप्टन सफदर और मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी कोट लखपत जेल पहुंचे हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने मरियम नवाज की आमद पर नारेबाजी भी की है। ईद की छुट्टियों के बायस जुमेरात के रोज़ मियां नवाज शरीफ की उनके अहले खाना के साथ मुलाकात नहीं हो सकी थी, इसलिए आज हफ्ते के रोज़ मियां नवाज शरीफ के अहले खाना उनके साथ मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इस मुलाकात में सियासी मामलात पर भी मुशावरत की जाएगी और मियां नवाज शरीफ के जो ज़ाती मौलिज हैं उनका मामूल का चेकअप भी करेंगे। 2 बजे तक ये मुलाकात जारी रहेगी। 2 बजे के बाद जो है वो ये मुलाकात का वक्त ख़त्म होने पर मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और मियां नवाज शरीफ के जो ज़ाती मौलिज हैं वो यहाँ से वापस रवाना हो जाएंगे। मरियम नवाज अपने वालिद के लिए आज खाना लेकर यहाँ पर पहुँची हैं, क्योंकि ईद के 3 दिनों में उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी, जिस पर मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया था कि ईद पर भी मियां नवाज शरीफ को उनके अहले खाना के साथ मिलने नहीं दिया गया। और आज हफ्ते के रोज़ यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद है कोट लखपत जेल के बाहर और मरियम नवाज जो है वो अपने वालिद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुँच चुकी हैं। जी सही। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन, मरियम नवाज और अहले खाना की नवाज शरीफ से मुलाकात है। मुस्लिम लीग नून के मुतादिद रहनुमा भी जेल पहुंच चुके हैं मुलाकात के लिए। ईद की छुट्टियां जुमेरात को मुलाकात नहीं हो सकी थी और मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर लीगी रहनुमाओं ने तनकीद का निशाना भी बनाया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। पूरा मुल्क अपनों में छुट्टियां और ईद मनाता रहा। मुल्क के मुहाफिजों ने अपनी जानों पर खेलकर अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क को बचाया। पाक फौज के मजीद 3 ऑफिसर और 1 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। दहशतगर्दों की बिछाई बारूदी सुरंग के धमाके में 4 जवान शदीद जख्मी भी हुए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। शिमाली वजीरिस्तान वाक़े में शहीद होने वाले कैप्टन आरिफुल्लाह की नमाज जनाजा लकी मरवत में अदा कर दी गई। हमारे रिपोर्टर अली नवीद इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अली, शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, तदफीन कब होगी? जी, शहीद आरिफुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत के इलाके ताजज़ई से था। उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उन्हें सपुर्द खाक कर दिया गया है। उनकी कब्र पर फूल चढ़ाए गए हैं और कौमी परचम लहरा दिया गया है। शहीद आरिफुल्लाह के वालिद प्रिंसिपल हैं, वो गैर शादीशुदा थे और उन्होंने अपने सौगवारान में 3 भाई और 4 बहनें छोड़ी हैं। उनकी नमाज जनाजा में आला फौजी हुकाम के साथ साथ बड़ी तादाद में अहले इलाका ने भी शिरकत की। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज समेत कई अहम शख्सियात ने शदीद मसम्मत करते हुए शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की वज़ीरिस्तान हमले की शदीद मदम्मत। कहा, शरपसंद अनासर कबाइली इलाकों में अमन की बहाली के दुश्मन हैं, कौम इन नापाक साजिशों के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, चंद दुश्मन अनासर कबाइली इलाकों के गय्यूर अवाम को बरगला रहे हैं। रियासत इन अनासर को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दे सकती। पूरी कौम पाक फौज के पीछे खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शोहदा को माथे का झूमर करार दिया। कहा, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मरियम नवाज ने भी जवानों को उनकी कुर्बानियों पर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह कहते हैं, मुश्किल की इस घड़ी में शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मुहाफिज, मुस्तकबिल के लिए जान दाव पर लगाने वाले पाक फौज के शोहदा को कौम का सलाम। ISPR ने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे। ज़ारत में सियाहों की 2 गाड़ियों में धमाकों से 5 अफराद हलाक हो गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक दोनों धमाके मकनातीसी डिवाइस के जरिए किए गए। पहला धमाका ज़ियारत में खुरवारी बाबा के मकाम पर हुआ, जिससे एक ख़ानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें कोयटा मुंतकिल किया गया। मुतासरा ख़ानदान का ताल्लुक कराची से है, जो ईद पर सैर के लिए ज़ियारत गया था। दूसरा धमाका पिकनिक मनाने के बाद वापस कोयटा आने वाली गाड़ी में क्वास के मकाम पर हुआ। इस वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए।
गुजरात में तेज रफ्तार कार अपर जेहलम में जा गिरी, 3 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी से ममनुआ असलहा और बारूद मिला है। अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि कार सवार कौन लोग थे। मुल्जिमान का ताल्लुक अलदम तंजीम से भी हो सकता है। तहकीकात जारी हैं, DNA के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। पंजाब में आज मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान से चले गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। उकाड़ा में GT रोड पर मुसाफिर वैन में आग लग गई। अफसोसनाक हादसे में 2 बच्चे जान बहक और 9 अफराद झुलस गए। 5 अफराद को DHQ अस्पताल जबकि 4 को तशवीशनाक हालत के बायस लाहौर रेफर किया गया। भक्कर में मुजफ्फरगढ़ रोड पर ट्रॉलर और बस में तसादुम, हादसे में 5 अफराद जान बहक और 20 अफराद जख्मी हुए। नारोवाल में जफरवाल रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार बेटा जान बहक जबकि वालिदैन जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने भारत की जानिब फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय हम मनसब मोदी को मुबारकबाद का खत लिख दिया। खैर सगाली पैगामात के साथ मुज़ाकरात की दावत भी दोहरा दी। पाकिस्तान का सिफारती महाज पर बड़ेपन का मुजाहरा। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने अपने हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद के खुतूत लिख दिए। खान साहब और शाह साहब के खुतूत अलग अलग, लेकिन पैगाम एक ही कि पाकिस्तान पूरे खित्ते की तरक्की चाहता है, जो सिर्फ अमन के जरिए मुमकिन है। इसलिए मोदी सरकार अमन की तरफ आए ताकि कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बैठकर बात की जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये भी वाज़े किया है कि गुर्बत और दीगर मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। खित्ते की तरक्की के लिए एक दूसरे का एहतराम और मिलकर काम करना होगा। इस्लामाबाद के इक़दामात से दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान सिर्फ अमन चाहता ही नहीं, इसके लिए अमलन कोशां भी है और गेंद अब मोदी सरकार की कोर्ट में है। खुर्शीद शाह कहते हैं इमरान खान ने मोदी के लिए भरपूर मुहिम चलाई, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म ने तकरीब हल्फ बर्दारी में भी नहीं बुलाया। PP रहनुमा ने खबरदार किया कि बजट अवाम पर आइटम बम की तरह है। इमरान ने पाकिस्तान को इस नहज में पहुंचा दिया है मुआशी तौर पे कि वहां से वापस होना बड़ा मुश्किल नजर आता है। अपोजिशन और दोस्तों से भी बात कर लेगी। पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस बजट को रोका जाए जो अवाम के ऊपर एटम बम की तरह गिराने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने मोदी की बड़ी लॉबी की, उनके लिए दुआगो भी रहा, मगर अफसोस है कि उसको बुलाया नहीं। उसके दोस्त ने, उसके भाई ने उसको नहीं बुलाया। देखिए, मोदी के लिए उसने कहा वो कामयाब होगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। अब कौम उससे कहती है कश्मीर का मसला हल करो वरना घर जाओ। ऑपोजिशन को माजी से सीखना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं एहतजाजी सियासत से गैर मुल्की सरमायाकारी को धचका लगेगा। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पहले हम इस बात का अहाता कर लें कि ये महंगाई का जिम्मेदार कौन है। क्या ये 8 महीनों की कोताहियों का नतीजा है या पिछले 10 साल का तसलसल है। एक तरफ हम दावत दे रहे हैं गैर मुल्की कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को, वे पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। दूसरी तरफ अगर यहाँ वो एहतजाज देखेंगे, जलसे जुलूस देखेंगे, तो बताइए क्या सरमायाकारी होगी। मेरी गुजारिश ये है कि उन्हें माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए सबक सीखना चाहिए। अगर आपके चौक में इकट्ठे होने से महंगाई का इलाज हो सकता है तो बिस्मिल्लाह। हुकूमत की 1 साला मुआशी तरक्की कैसी रही, समा ने तफसीलात हासिल कर ली। मुआशी तरक्की ज़राअत और सनत और मैन्युफैक्चरिंग में नाकामी का सामना रहा। ज़राअत और सनत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है शकील अहमद। शकील, बताइएगा क्या बेहतरी आई है, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा हुआ? देखिए, 2018-19 का जो इक़्तिसादी सर्वे है वो पीर के रोज मुशीर खजाना हफीज शेख जो है वो जारी करेंगे इस्लामाबाद में। और जो दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं उसके मुताबिक तब्दीली सरकार मुआशी तरक्की के जो अहम अहदाफ हैं वो पूरे नहीं कर सकी। ज़राअत, सनत, खिदमात और मैन्युफैक्चरिंग में बुरी तरह नाकामी हुई है। 6.2% मजमूई तरक्की का हदफ था, लेकिन 3.3% रहा इस साल। और मुआशरत में रीढ़ की हड्डी समझा जाने वाला जो ज़राअत का शोबा है वो बुरी तरह फलाह हुआ। 3.8% ग्रोथ टारगेट था, लेकिन सिर्फ 0.8% तरक्की रही। और बड़ी फसलों की पैदावार का हदफ भी 3.01% हदफ के मुकाबले में अब -6.5% रहा, जिसमें काटन समेत
जो बड़ी फसलें हैं उनकी पैदावार बुरी तरह मुतासर हुई। सनत का पहिया भी जाम रहा इस साल, क्योंकि 4.9% हदम मुकर्रर किया गया था, लेकिन 1.4% तरक्की रही। इसके अलावा महंगाई की जो शरह है वो हदफ से ऊपर निकल गई। 6% हदफ था, लेकिन इस साल महंगाई काफी ज्यादा रही। हुकूमत खिदमात के शोबे में भी नाकाम नहीं रही, और इसके अलावा ग्रोथ जो है वो 6.5 के मुकाबले में 4.7% रही इस शोबे के अंदर। हाउसिंग सर्विसेज सेक्टर में 4% का हदफ पूरा हुआ, और इसके अलावा एक अहम चीज थी कि बिजली की पैदावार और गैस की तस्तील में नुमाया इजाफा हुआ है। 7.5% हदफ था, लेकिन 40% से ज्यादा इसकी ग्रोथ रही। तो मजमूई तौर पर जो अहम अहदाफ थे वो पूरे तो नहीं हुए, लेकिन कुछ सब सेक्टर्स हैं जिसमें परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रही। सही, बिजली की पैदावार और गैस की तरसील में इजाफा हुआ। बहुत शुक्रिया शकील अहमद, आपने हमें अपडेट किया। हुकूमत की मेहनत रंग लाने लगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 19,31,000 से ज्यादा अफराद ने रिटर्न जमा करा दिए। सरकार की जानिब से सख्त इकदाम और कार्रवाई की वार्निंग काम कर गई। इजाफी टैक्स से बचने, कारें और महंगी प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद बढ़ने लगी। साल 2018 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 19,31,000 से तजावुज कर गई, यानी गुज़श्ता साल के मुकाबले में फाइलर्स की तादाद में तकरीबन 2 लाख का इजाफा। 2017 के दौरान सिर्फ 17,33,000 अफराद ने रिटर्न फाइल किए थे। FDR हुकाम पर उम्मीद है कि 30 जून तक गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 20 लाख से बढ़ जाएगी। अफराद, कंपनियां और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी से फायदा उठा सकते हैं। रिटर्न फाइल करने वालों का नाम एक्टिव टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त में आएगा। नाकाम रहने वाला 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी या 50 लाख से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा। बैंक ट्रांजैक्शंस पर 0.6% विदहोल्डिंग टैक्स समेत हर जगह ज्यादा शरह से टैक्स देना होगा। तो जनाब, तनख्वाहदार तबका तैयार हो जाए। नए बजट में मराद खत्म करने की तजवीज़ दे दी गई। तनख्वाहदार तबके को कितनी आमदनी पर कितना टैक्स देना होगा, तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, एक और बुरी खबर तनख्वाहदार तबके के लिए। जी, अगर देखें तो तनख्वाहदार तबके के लिए जो मराद दी गई थी पिछले माली साल के बजट में, अब आइंदा माली साल के बजट में तजवीज़ दी गई है ये मराद खत्म करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो पिछले माली साल के बजट में जो सालाना आमदनी 4 लाख रुपए से बढ़ा के 12 लाख रुपए की गई थी, अब उसको कम करने की बात की जा रही है, यानी कि जो साल के 6 लाख या 8 लाख कमाएगा उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पे ये था कि पिछले बजट में 8 लाख से 12 लाख तक जो सालाना आमदनी वाला था वो 2,000 रुपए सालाना से टैक्स दे रहा था ताकि इनकम टैक्स गोशवारे में आ सके। तनख्वाहदार तबके को मराद देने से FBR को तकरीबन कहा जा रहा है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं कि 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, यानी कि टैक्स कम वसूल हुआ है। इसी वजह से माली मुश्किलात की सूरत हाल को पेश नजर आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को ये जो मराद थी वो खत्म करने की बात की जा रही है। उससे हुकूमत पाकिस्तान को जो 50 अरब रुपए की आमदनी मजीद बढ़ जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया अशरफ। एक और कराची वालों के लिए बुरी खबर यह है कि कराची में आज भी सूरज कहर बरसा रहा है। शदीद गर्मी और हब से बुरा हाल है। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का खदशा है। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगी। ऐसे में शहरी साहिल समंदर पर हवा खाने पहुंच गए। सोनिया शहजाद से मजीद जानेंगे। जी सोनिया, बताइएगा। बिल्कुल जनाब, सूरज का जो पारा है ईद के पहले दिन से ही काफ़ी ज़्यादा हाई है और आज भी गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। ऐसे में जो शहरी हैं उन्होंने साहिल समंदर का रुख कर लिया, क्योंकि समंदर पे तेज़ धूप तो है लेकिन जो हवा चल रही है उसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है वो थोड़ी कम महसूस हो रही है। शहरियों की बड़ी तादाद है जो यहाँ आई हुई है, साहिल पर अपने जो है पाँव भिगो रही है और जिसकी वजह से उनकी गर्मी की शिद्दत कम हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून तक कराची में मौसम इसी तरह गर्म रहेगा और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया सोनिया शहजाद, आप हमें अपडेट कर रही थी। गर्मी ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को नहर में डुबकियां लगाने पर मजबूर कर दिया। 2016 में भी ख्वाजा आसिफ नहर में नहाने पहुंचे और जिलाई इंतजामिया की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गर्मी से बेहाल अवाम की तरह नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ भी सियालकोट की मोतरा नहर पहुंचे और डुबकी लगाकर पानी के अंदर जा पहुंचे। तैराकी के माहिर ख्वाजा आसिफ ने नहर में डुबकियां लगाईं और तैराकी करके गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश की। इससे पहले 2016 में भी ख्वाजा आसिफ नहर में नहाने पहुंचे थे।
मगर तब उन्होंने वफाकी वजीर होते हुए भी दफा 144 की खिलाफ वर्जी की थी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अहम मैच मनसूख हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान अगला मैच 12 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। श्रीलंका के खिलाफ मैच बारिश की नजर हो गया। पाकिस्तान 1 पॉइंट से महरूम हो गया। अगले चारों मैचेस अहम होंगे। अगले तमाम मैचेस अहम हैं, मगर 12 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बारिश का खतरा मंडला रहा है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, बताइएगा, अगर बारिश हो गई और मैच ना हो सका तो पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल होगी? देखिए, पॉइंट टेबल तो क्योंकि उससे पहले 3-4 मैचेस हैं, तो इसलिए भी कहना कबल वक्त होगा कि कौन सी टीम स्टैंड कहां पे करेगी। अलबत्ता मैच अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान का 1 पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा, तो पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन 3 सेशंस में बारिश का बताया गया है कि सुबह भी बारिश होगी तकरीबन 6 मिलीमीटर, फिर दोपहर में 2 मिलीमीटर, इसी तरह रात में शाम में भी वहां पे बारिश होगी। तो अगर बारिश की वजह से मैच वॉश आउट ना भी हुआ तो ये मैच जो है वो DL पे जाएगा और मिनिमम 20 ओवर का भी मैच हो सकता है। महकमा मौसमियात जो है यूके के, उनकी पेशगोई है कि उस 12 जून को टॉन्टन में जो है वो मुसलसल बारिश रहेगी तीनों सेशंस में। सही, बहुत शुक्रिया आपका शुएब, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। क्रिकेट की आलमी जंग में दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। आज मजीद 2 मैचेस खेले जाएंगे। कार्डिफ में मेजबान इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड 6ठे और बांग्लादेश 8वें नंबर पर है। दूसरा मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कीवीज पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं। अफगानिस्तान को दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप में मोहम्मद हफीज की मूंछों के चर्चे हैं। कोच हो, खिलाड़ी हो या हो परिस्तार, हर कोई उनके एक्शन को अपनाने लगा। सोशल मीडिया पर सर्वे में 74% सार्फिन ने हफीज की मूंछों को बेहतरीन करार दे दिया। वर्ल्ड कप में खिलाड़ी नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। आप भी लुत्फअंदोज हो कुछ नाकाबिले यकीन कैचेस देखें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की रिटाई, पहले क्रिकेट कवानीन की खिलाफ वर्जी की, फिर ICC से इजाजत मांग ली। ICC ने धोनी को फौजी लोगों के साथ दस्ताने पहनने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स किसी के काबू में नहीं आ रहे। गुज़श्ता रात मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक हो गया, जबकि मज़ाहमत के दौरान शहरी ने फायरिंग करके मुबैना डाकू को हलाक कर डाला। पुलिस के मुताबिक फिरोजाबाद में डकैती की वारदात के दौरान शहरी ने फायरिंग कर डाली, जिससे मुबैना डाकू इमानुल्लाह हलाक हो गया। पुलिस को हलाक शख्स से चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली। दूसरी जानिब बर्स रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। मुलजिम उमैर साथी के हमरा ASI से लूट मार कर रहा था। इसी दौरान पुलिस की फायरिंग से हलाक हुआ, जबकि मुलजिम का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। लाहौर से खबर देंगे आपको। पतंगबाजी का मुकाबला डंडेबाजी में तब्दील हो गया। मार कुटाई के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात रियाज अहमद की रिपोर्ट में। ईद के तीसरे रोज तफरीह बन गई मार कुटाई। हंसी खुशी शुरू होने वाली पतंगबाजी बदल गई दंगे में। तूने मेरी पतंग क्यों काटी, इज्जत बेइज्जती का मसला बन गया। मर्दों की लड़ाई में औरतें भी कूद पड़ीं। धक्कों और थप्पड़ों से शुरू होने वाला मामला डंडों तक पहुंच गया। मार कुटाई के नतीजे में चंद अफराद जख्मी भी हुए। फैक्ट्री एरिया पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़ा करने वाले दोनों ग्रुपों के अफराद को हिरासत में ले लिया। 14 माह कबल पसंद की शादी करने का ड्रॉप सीन हो गया। 34 साला खातून जान से गई। ससुरालियों ने मामला खुदकुशी का करार दे दिया, जबकि वालिदैन कहते हैं उनकी बेटी को कत्ल किया गया है। पुलिस ने शौहर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मुर्दा खाना में पड़ी ये 34 साला बेजान खातून फंदे पर झूल गई। लाश लेकर शौहर और सास अस्पताल पहुंचे और मौत की वजह खुदकुशी बताई, लेकिन पुलिस की तफ्तीश का तो अपना ही अंदाज है। इसका शौहर जो है उसकी बातें कोई हमें ठीक मालूम नहीं हुई थी और 1-2 दफा उसने उधर मौके से जाने की भी कोशिश की है। इस वजह से हमने उसको कस्टडी में ले लिया। जां बहक खातून के वालिद ने अपने दामाद पर कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया। घर से निकाल दिया, हम फिर भी खामोश रहे। हमने इज्जत से खामोश हो गए। हमने उसको कुछ भी नहीं कहा। पहले गले के साथ इसको बांधा है, दुपट्टे के साथ बांध के इसको मारा है, फिर इसको लटका दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वालिदैन के हवाले करके ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस्लामाबाद नशे में धुत संगदिल बाप ने 1.5 साला बेटे को जमीन पर पटक कर अबदी नींद सुला दिया। ईद के तीसरे रोज जालिम बाप के हाथों मासूम बच्चे की मौत ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। आदिल तनौली की रिपोर्ट। 1.5 साल के मासूम जकरिया का बाप ही उसका कातिल बन गया। ये कयामत टूटी इस्लामाबाद के इलाके खन्ना में। वकूआ के वक्त बच्चे की नर्स मां ड्यूटी पर थी। नाइम गुल शराब के नशे में धुत था जब उसने बच्चे के रोने पर उसकी जुबान हमेशा के लिए ही बंद कर दी। पोस्टमार्टम में भी ये चीज साबित हुई कि बच्चे पर तशद्दुद हुआ। बच्चे की वालिदा है समीना मैनुअल, उसकी स्टेटमेंट पे हमने FIR नंबर 187 दर्ज कर ली। उम्मुल खबाइस की लत में अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ने वाले ने इकबाल जुर्म भी कर लिया। मैंने बस हल्की सी लगाई, बेड ऊंचा था तो बच्चा नीचे गिर गया, उसके चोट वगैरह लग गई। मैंने उसको पानी शानी मारा है उसके मुंह पे। मुझे ये था कि सो गया, कभी बच्चों को इस तरह न करें, बच्चों के सामने ये नशा वगैरह भी कुछ न करें। पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर लाश वर्षा के हवाले कर दी, जबकि मुलजिम को थाने मुंतकिल करके ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। गुलशन इकबाल, ब्लॉक 11 की टूटी फूटी सड़क पर सीवरेज के पानी ने इलाका मकीनों का गुजरना मुहाल कर दिया। मज़ीद जानेंगे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? या बिल्कुल, मैं साथ मौजूद हूँ हुसैन हज़ारा कोर्ट की उस मरकजी सड़क पर कि जो सड़क कम और गटर ज़्यादा बन चुकी है, झील का नमूना पेश कर रही है। मरकजी सड़क इलाके की दीगर जो गलियाँ हैं वो भी गंदे पानी में डूबी हुई हैं। कौमी असम्बली का हल्का 243 है जहाँ से सबसे पहले इमरान खान कामयाब हुए थे, बाद में उन्होंने सीट खाली की थी। दोबारा PTI को लोगों ने वोट दिया, आलमगीर खान यहाँ से MNA मुंतखब हुए, लेकिन इलाके के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर गंदा पानी बह रहा है, लेकिन इलाके के मुंतखब नुमाइंदे उनकी खैरियत दरियाफ्त करने या मसला हल करने नहीं आते। मस्जिद है यहाँ पर, बाज़ार है, दुकानें हैं, लोगों के घर हैं और बुरी तरह हिचकोले खाती हुई गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही। लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और जो दीगर सूबाई इदारे हैं, जो दीगर इदारे हैं, उन्होंने आवाम की इस मुश्किल को हल करने या कम करने की कोई कोशिश नहीं की है और एक बदतरीन सूरत हाल से इलाका दो चार है और इलाके के लोगों का कहना है कि उनके हाल पर रहम किया जाए, वरना यहाँ पर शदीद बीमारियाँ फूट पड़ सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप हमें अपडेट करे थे। जुमा घोट के मकीन तो शिकायत जमा करा के थक गए, लेकिन मसला हल ना हुआ। कहते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, लौट कर नहीं आते। किसी को इस चीज़ का कोई फिक्र ही नहीं है, ना ही एप्लीकेशनें दे दे के थक गए हैं। यहाँ के पड़ोसी, यहाँ के लोग वहाँ जा जा के थक गए हैं। कहते हैं हो जाएगा, कर देंगे, कोई इशू नहीं है, कोई मामला नहीं है। यानी कि यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं, फिर यहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं है। गंदे पानी से हम लोग गुजरते हैं, पाँव में छींटे पड़ते हैं, कपड़े खराब होते हैं, खाना वाना चीज़ों से लेके खराब होता है। मार्ग टूटे हुए हैं, इसका मरम्मत करो बस। जब तक ये 34 इंच का पेप नहीं बनेगा, मेन लेन ये रोड नहीं बनेगा, क्योंकि रोड इधर तारकोल जो है टिकता नहीं है पानी में। जमीन से तो पानी निकलता ही था, लेकिन अब हवा से भी पानी निचोड़ा जा सकता है, वो भी 100% खालिस। कौन सा ऐसा जादुई तरीका है जिसने ये मुमकिन बना दिया? देखते हैं वसीम अब्बास की रिपोर्ट। ये है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन, जो हवा में मौजूद नमी को जमा करके इसे पीने के पानी में तब्दील करती है। यानी ना बोरिंग गिराने का झंझट, ना ही हर माह पानी के बिलों का बोझ। जादुई मशीन को इस्तेमाल करने वाले कहते हैं पानी की किल्लत वाले इलाकों के बासियों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं। पाकिस्तान जैसे इलाकों में जहाँ पे साफ पानी या तो मुयसर नहीं है या फिर बहुत मुश्किल से दस्तयाब है, उन इलाकों में ये मशीन बआसानी लोगों की मुश्किलात को पानी की न सिर्फ पीने के पानी के हवाले से बल्कि दीगर इस्तेमाल के हवाले से भी दूर कर सकती है। इस मशीन की खूबियों में से एक ये है कि इसको शमसी तवानाई पे भी चलाया जा सकता है। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन की असल कीमत 6 लाख रुपए। टैक्स की भरमार के बायस मशीन पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते 12 लाख की हो जाती है। इसके ऊपर टैक्सेस काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं। हमारे मुल्क में ये मशीन अभी तक बनी नहीं है, तो हमें जरूरत हमें पानी की है, तो ये जीरो रेटेड टैक्स पे आनी चाहिए मशीन, ताकि लोगों को आसानी से पानी मिल सके। इस मशीन से एक दिन में कम से कम 50 लीटर साफ पानी तैयार किया जा सकता है। साफ पानी के हसूल के लिए अब किसी मेगा प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं, बस इस एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर से फायदा उठाने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली अपनाना होगी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ वसीम अब्बास, समा, इस्लामाबाद। अब आपको मिलवाते हैं खैबर पख्तूनख्वा की पहली इंटरनेशनल खातून साइकिलिस्ट हलीमा से, जिन्होंने छोटी सी उम्र में कौमी सतह पर कई एजाजात अपने नाम कर लिए। तफसीलात देखिए साद बिन ओवैस की रिपोर्ट में। जज्बे बुलंद हो तो कोई काम मुश्किल नहीं, ये साबित किया है पेशावर की हलीमा गयूर ने। छोटी उम्र में भी साइकिल रेस में हिस्सा लेने लगी और देखते ही देखते
साइकिल रेस के मैदान में अपना नाम कमाकर सूबे की पहली खातून साइकिलिस्ट बन गई। खैबर पख्तूनख्वा से साइकिलिंग की एक टीम बन रही थी जिसमें मैंने ट्रायल्स दिए। मेरे टीचर ने मुझे कहा कि यार आप जाए और ट्रायल्स दे दें, जिसमें मैंने ट्रायल्स दी तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई और उसी टाइम से साइकिलिंग मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एम हो गया। हलीमा गयूर नेशनल जूनियर रेस और रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। आने वाली कौमी गेम्स की तैयारी का आगाज भी कर दिया। होम ग्राउंड में तो गोल्ड मेडल जीतने का मजा ही कुछ और होता है, तो हम अपनी पूरी ट्रेनिंग और पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह होम ग्राउंड में भी हम गोल्ड मेडल भी जीते और जो हमारे मेहमान आएंगे हम उनकी अच्छे से खातिरदारी भी करें, मेज़बानी भी करें। हलीमा गयूर दीगर खवातीन को साइकिल रेस की तरबियत देने के लिए पुरअज़म है। कैमरामैन असद अली के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। पाकिस्तान में फैशन के नए रंग, तलबा और तालिबात के संग। देखते हैं इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। डमीज की पैमाइश लेते, रंग बिरंगे कपड़ों की मुनफरिद अंदाज से कटाई करते, ये है निजी तालीमी इदारे के तलबा और तालिबात जिनका मिशन है जदीद टेक्सटाइल डिजाइनिंग की बारीकियां सीखना। मुस्तकबिल के फैशन डिजाइनर्स ने वेस्टर्न थीम पर खूबसूरत मलबूसात तैयार किए। कहते हैं इस काम में नाम और पैसा जरूर है, मगर ये सब कुछ पाने से पहले कड़ी मेहनत के साथ जेब को भी जोर का झटका लगता है। कहने का तो सिर्फ एक आर्टिकल ही होता है, लेकिन उसके पीछे इतना लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन हम पहले पैटर्न बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मॉक स्टिच करते हैं। जब ये सोच के आई थी ना इस फील्ड में, तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये कंप्लीट करके ना अपना कोई ब्रांड खोलूंगी। मेहनत जितनी ज़्यादा है तो पैसे भी जाहिर सी बात है, मेहनत के साथ पैसे और टैलेंट ये सारा कुछ लगता है। तलबा और तालिबात पुरजोश हैं कि वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तानी सकाफत को मुतारिफ कराएंगे। जमाने के बदलते अंदाज का साथ देने यंग डिजाइनर्स की नई खेप बिल्कुल तैयार है, जो अपने हुनर से पीरों के उस्ताद बनने वाले हैं। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कल तक जो कौम पर बोझ थे आज वो कमाऊपुत बन गए। बात हो रही है सरकारी रेस्ट हाउसेस की। सयाहत के लिए तब्दीली सरकार ने जो कहा कर भी दिखाया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। इतने कम रेट पे और नतिया गली में कमरे मिलना, ये हमारे लोगों के लिए एक खुशाइंद बात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर गुलाम सिंह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने सरकारी रेस्ट हाउसेस को आवाम के लिए खोल दिया है। पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से ये एक आसान इक़दाम है। सिर्फ ईद सीजन पर लाखों रुपए का रेवेन्यू जमा, पूरे महीने के लिए 90% एडवांस बुकिंग हो चुकी। सरकारी रिहाइश गाहों तक अवाम की आसान रसाई से एक तरफ महंगे होटलों की इजारादारी खत्म, दूसरी तरफ महंगे सरकारी असासे कौमी वसाइल खाने के बजाय कौमी खजाने को कमा कर देने लग गए। आपने शायद ही कभी ट्रेन का ऐसा सफर किया हो। हम आपको बलूचिस्तान के तारीखी मकामात की सैर करवा रहे हैं। आइए चलते हैं नुमाइंदा मोहम्मद आतिफ के साथ। बलूचिस्तान में कई तारीखी मकामात रेल के सफर में भी देखने को मिलते हैं। ट्रेन कोयटा से निकले तो पहले पहुंचती है तारीखी रेलवे और हिल स्टेशन कोलपुर, जहां अंग्रेज दौर की तामीरात और ऊंचाई पर बना बुर्ज मुसाफिरों की तवज्जो का मरकज होता है। इस बुर्ज के मुतल्लिक कहा जाता है कि यहाँ सिपाही आज भी बैठकर निगरानी करता है। कोयटा से निकलने के बाद ट्रेन तारीखी रेलवे स्टेशन कोलपुर पहुँचती है, जो सतह समंदर से 1792 मीटर बुलंद है। इसके बाद ट्रेन का सफ़र ख़तरनाक ढलवानों पर शुरू होता है। खूबसूरत पहाड़ों में घिरी वादी बोलान का लैंडस्केप सतह समंदर से 3500 फीट बुलंद है। जब ट्रेन नागन जैसी बल खाती पटरियों से गुजरती है तो मुसाफिरों को सर बोलान, हीरक, दोजान, मच, आबे गुम और मुश्काफ जैसे तारीखी मकामात, कोयले की तारीखी कानें और दरे बोलान देखने को मिलता है। पिंडी में जा रहे हैं, सफ़र बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, तो इधर बहुत अच्छे हमारे बलोची दोस्त भी हैं। लोग एंजॉय भी करते हैं, सब कुछ देखते हैं, पहाड़ नीचे खाइए, हर चीज़ को। रास्ते में गाड़ियाँ जा रही हैं, बच्चे खुश होते हैं। आबे गुम के बाद ट्रेन इतना बल खाती है कि पहले डब्बे में बैठा मुसाफिर ट्रेन को बाआसानी देख सकता है। साथ साथ पहलू ब पहलू मुड़ता वो रोड जा रही है, सड़क जा रही है, तो उसमें फिर मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ इसका हुस्न है। जब बहार आती है तो ये जो पहाड़ों पर जड़ी बूटियाँ और एक ख़ास मौसम में, खुसूसन जिस ज़माने में जब बर्फ़ पड़ रही होती, सारा पूरा इलाका सफ़ेद हो जाता है। इस तारीखी सफ़र में ट्रेन 350 पुलों और 1884 में बनाई गई 21 सुरंगों से गुजरती है। अंग्रेज़ दौर का शाहकार तारीखी पुल और सुरंगें आज भी मजबूत हालत में हैं। वादी बोलान के तारीखी मकामात से गुजरता
रेल का ये सफ़र इंतहाई हसीन लगता है। अगर महकमा रेलवे के निज़ाम को जदीद सहूलियात से हम आहंग करे तो ये सफ़र मज़ीद मुनफरिद हो सकता है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, वादी बोलान। करप्शन केस में जमानत पर रिहा अलीम खान को दोबारा पंजाब काबीना में शामिल करने का फैसला हो गया है। अलीम खान को दोबारा कौन सी वजारत मिलेगी, जानेंगे समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से। नईम बताइएगा, कौन सी वजारत मिलना मुतवक्के है? जी, अब्दुल अलीम खान जो है वो अजराए का कहना है कि दोबारा पंजाब काबीना में आ रहे हैं और अगले हफ्ते वो हलफ उठाएंगे और दोबारा इम्कान है कि वजीर बल्दियात और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, दो अहम तरीन और बड़े महकमे हैं जो पंजाब के, वो उनको दिए जाएंगे। और ये समझ लें कि ये दो वो महकमे हैं कि जिसके साथ ऑलमोस्ट डिप्टी सीएम उन्हें समझा जाएगा, क्योंकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सारा जो तरक्याती काम है उस डिपार्टमेंट ने करना है और बल्दियात ज़ात खुद एक बड़ा डिपार्टमेंट है और सीनियर वजीर भी होने का इम्कान है दोबारा उन्हें, क्योंकि अब वो जमानत उनकी हाई कोर्ट से हो गई है। जिस तरह वो पहले वजीर थे, उन्होंने खुद वजारत जब गिरफ्तार किया था नैब ने, और अब दोबारा उन्हें वजीर आजम इमरान और वजीर आला बुज़दार साहब की जानिब से कहा गया है कि आप हलफ लें। आइंदा हफ्ते इम्कान है कि वो दोबारा वजारत का हलफ लेंगे बजट से कब। सही, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि टंडो मोहम्मद खान से खबर ये है कि गुज़िश्ता रोज़ 13 साला बच्ची से ज़्यादती का वाक़या पेश आया। वालिद की मुद्दत में 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से जानेंगे पवन कुमार से। पवन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये टंडो मोहम्मद खान में गुज़िश्ता रोज़ जो है शाम के वक्त पर 2 मुल्ज़िमान ने जो है 12 साल बच्ची है, जमुना नामी बच्ची है, उसके साथ जो है नशा देकर ज्यादती की थी, जिसके बाद बच्ची को जो है वो इलाके मक्की ने इतला पर जो है सिविल अस्पताल टंडो मोहम्मद खान पहुंचाया। उसके बाद बच्ची को जो है रेफर किया गया हैदराबाद में, जहां पर जो है उनके तमाम जो मेडिकल के जो जुज़े हैं वो लिए गए और टेस्ट के लिए, जबकि कुछ ही देर में जो है वो जो मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी। जबकि पुलिस ने जो है बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान जो है जिनका क्षेत्र बरादरी से ताल्लुक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि जो बच्ची है मुतासरा, उसके साथ जो है शराब, जो कच्ची शराब है टंडो मोहम्मद खान में, वो देकर उनसे जो है ज्यादती की गई है। और जबकि जो पवन कुमार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गंधारा तहजीब का एक अहम मकाम अभी भी मुकम्मल दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन आधा गिराया जा चुका। अब क्रश माफिया भी इस पर हमलावर है। टेक्सला से रिपोर्ट करेंगे आबिद अली। टेक्सला के सरसब्ज पहाड़ों से घिरे गांव भल्लड़ के एक टीले पर हजारों साल से खड़ा स्तूपा, अशोका और बुधा दौर की गवाह गंधारा तहजीब की इस निशानी को 1 सदी कबल आसार कदीमा के बरतानवी माहिर सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया था, लेकिन ये सिलसिला अभी अधूरा है। स्तूपा के दामन में नमूदार बुधा दरसगाह के आसार कुरेदना अभी बाकी हैं। स्तूपा का आधा हिस्सा किसी दौर में मुकामी हमला आवरों की भेंट चढ़ गया था। इक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी विरसे में शामिल इस शाहकार के तहफ़्फ़ुज़ के जतन अभी भी जारी हैं। ब्लास्टिंग रेलवे जो है ना रूढ़ी कर रहे हैं, इस वजह से मतलब ब्लास्टिंग हो रही थी, फिर वो बंद कराई महकमे। माजी का ये मजार रेलवे से बचा तो क्रश माफिया इस पर हमला आवर हो गई। स्तूपा से दूर भगाया गया तो धमकती मशीनों ने पहाड़ के दूसरी तरफ डेरे जमा लिए, जिनसे माहौल ही नहीं इस कदीम निशानी को भी संगीन खतरात लाहक हैं। इस तरह स्टको स्कल्पचर होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, तो इन पे डस्ट का काफी जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ में जो वाइब्रेशन होती है तो उसका भी जो है ना जाहिर है जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं उस पे जो है ना वो असर पड़ता है। तारीख के झरोकों में झांकने वालों के लिए भल्लड़ स्तूपा खास ही कशिश रखता है। भल्लड़ तोप स्तूपा आसार कदीमा के उन तारीखी मुकामात में से एक है जो सख्त बदलते मौसमों के साथ साथ यहाँ की क्रश इंडस्ट्री का भी बड़ी सख्ती से मुकाबला कर रहा है। कैमरामैन अजब गुल के साथ आबिद अली, समा, टेक्सला। लाहौर में मुगल शहजादी नादिरा बेगम का मकबरा अरसे से वीरान पड़ा है, बहाली का कोई काम नहीं हुआ। रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। हजरत मियां मीर के दरबार के अकब में ये मकबरा मुगलिया दौर की शहजादी और शाहजहां के बेटे दारा शिको की ज़ौजा नादिरा बेगम का है।
नादिरा बेगम का शुमार हजरत मियां मीर के अकीदतमंदों में होता था, इसीलिए उन्हें यहाँ दफनाया गया। शहजादी का मकबरा मुनासिब देखभाल न होने के बाइस खंडर बनता जा रहा है। सारे कदीमा वाले हैं तो उनके हिस्से में ये चीज़ आती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोई ख्याल नहीं है, कोई काम नहीं किया और जैसे ये था और इसको वैसे ही छोड़ दिया हुआ। इमारत के दरो दीवार जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। रंगो रोगन भी ना होने के बराबर है और आज हालत ये है कि उनकी कब्र के गिर्द लोग सस्ताने आते हैं। इधर लोग आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, वॉक करने के लिए इधर आते हैं अपना। और ये जो है ये मज़ार बना हुआ है, ये एक बादशाह की लड़की की थी अपना, उनका मज़ार है ये। बारादरी में बनी इस मकबरे के चारों तरफ रास्ता है। लोगों का कहना है कि हर जुमेरात को अक्सर लोग मियां मीर के दरबार आते हैं तो यहाँ भी दिया जला जाते हैं। रवायात के मुताबिक नादिरा बेगम को मुगलिया दौर की शहजादी कहा जाता है, लेकिन सदियों पहले बनाए गए इस मकबरे को देखकर अंदाजा होता है कि शायद अब यहाँ पर किसी को इसकी कदर नहीं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। बांसुरी के सुरों का सुकून बेमिसाल है। ये आपको चंद लम्हों के लिए सबसे अलग थलग कर देता है, हर दुख मिटा देता है। कुछ ऐसे बाज़ोक भी हैं जिनकी ज़िंदगी इन्हीं लम्हात में बसर होती है। आइए मिलते हैं खानी ज़मान से। अपनी रूह के तबस्सुम को बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा में ढालकर मोहब्बत के नगमे गाता ये है 61 साला खानी ज़मान। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खानी ज़मान को बचपन से बांसुरी बजाने का शौक था, फिर इसी शौक को रोजगार बना लिया। इसी सुरीले साज का बोझ नातवा कंधों पर उठाकर खानी ज़मान गली गली घूमते हुए रिज़्क़ कमाता है। वो सिर्फ बांसुरियाँ बेचता ही नहीं, शौक रखने वालों को सिखाता भी है। इसको जो जल्दी में खरीदना चाहता है वो तो जल्दी निकल जाता है सुकून से। जो इसका पूछता है भाई ये कैसे बजती है, क्या सिस्टम होता है, उसको आराम से तसल्ली से हम सारे सुर फिर ओरिजिनल बताते हैं। खानी ज़मान ने खुद तो अपनी जिंदगी बांसुरी के सुरों में बखेर दी, मगर अब अपनी औलाद को इस शौक और फन से अलग रखना चाहता है। ये इस काम में इज्जत नहीं मिलती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है इस काम में मैं अपने बच्चों को नहीं डालूंगा। मुल्क में खानी ज़मान जैसे फनकारों की कमी नहीं, अगर कमी है तो इन हीरो की कद्र करने वालों की। और आपको बताएंगे मौसीकी के आलात में रबाब को बादशाह का दर्जा हासिल है तो सारिंदे की हैसियत भी मलिका से कम नहीं। फयाज अहमद इस फन के आखिरी उस्ताद से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा का दूसरा सुरीला साज सारिंदा दिखने में वायलिन की तरह, मौसीकी का आम सा आला। सारिंदा जिसे दहशतगर्दी में भी कोई खामोश न करा सका, अपने आखिरी उस्ताद के हाथों मेरे पहले ये दादा बजाते थे उस्ताद पज़ीर ख़ान, फिर उसके बाद मेरे अबू बजाते थे उस्ताद मुनीर सरदी, फिर मेरे दूसरे दादा थे उस्ताद खुशमीर, वो भी क्लासिकल सारिंदा बजाते थे। इजाज सरहदी को अपने फ़न पर फ़ख्र तो है, लेकिन एक शिकवा भी करते हैं, कोई इस साज को सीखने नहीं आता। नौजवान फोक मौसीकी की बजाय जदीद आलात का इंतखाब करते हैं। गवर्नमेंट इसको तवज्जो नहीं देती, अगर गवर्नमेंट इसको तवज्जो दे तो एकेडमी खोल दे, फिर ये बनाएंगे कैस्टे। तो मैंने हज़ारों पे गानों वाले के साथ, जो कितने बड़े बड़े गाने वाले हैं ना पेशावर के, जो उनके साथ बजाया मैंने। सारिंदा की कीमत तकरीबन 40,000 रुपए तक होती है। ये साज ना सिर्फ मौसीकी में तड़के का काम करता है, बल्कि इसकी धुनों से गुलकार की गलतियां भी छुप जाती हैं। ना हुकूमती सरपरस्ती और ना ही सकाफती इदारे इस जानिब तवज्जो दे रहे हैं, इसीलिए तो यह साज दम तोड़ रहा है। कैमरामैन असद अली के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। पेशावर के शहरी ने खतरनाक और महंगा शौक पाल लिया। एक नहीं दो, पूरे 7 खूनखार शेर घर में रख लिए हैं। मिनी ज़ू के बारे में जानते हैं अब्दुल रहमान से। शौक का कोई मोल नहीं। पेशावर के हाजी अरब गुल को प्यार है नायाब जानवरों से, तो उन्होंने घर ही में कायम कर दिया मिनी जू, जिनमें शामिल हैं यूरोप के पोनी घोड़े, खूबसूरत सींगों वाले अड़ियाल, चोलिस्तान के नायाब काले हिरन,
शुतुरमुर्ग, अफ्रीकी व्हील चराइन तीतर और 7 खतरनाक शेर। हमें मिनी जू का एक लाइसेंस मिला है, गवर्नमेंट ने दिया है। सालाना 20,000 रुपये हम उनको देते हैं। लोग देखने आते हैं, हम ना इनका टिकट लेते हैं बल्कि फ्री ऑफ कास्ट उनको यहाँ आते हैं, तो हम खुश होते हैं, वो भी खुश होते हैं। खूनख्वार शेरों के साथ हाजी अरब गुल ऐसे खेलता है जैसे आम पालतू जानवर हो। खूनख्वार जानवर है लेकिन हमने इसको मोहब्बत दी है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, यानी ना ये हमें काटता है ना हमारे साथ बस मस्तियाँ करती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे कपड़े फाड़ देते हैं। मिनी चिड़ियाघर के मालिक मजीद जानवर मंगवाने के भी हैं ख्वाहिशमंद। मोहब्बत ही वो जज्बा है जो खूनख्वार दरिंदों को दोस्त बना लेता है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। इस बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।